गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं एस के गुप्ता, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि जानते हो आप कि हमने पिछली दो वीडियो में शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, कोल्ड वार के बारे में पढ़ा था कि कोल्ड वार क्या था और कोल्ड वार के शुरू होने के क्या कारण थे और कोल्ड वार की मुख्य घटनाएं क्या क्या थी और फिर जो है कोल्ड वार के क्या परिणाम निकले, यानी शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले। ये सब हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। आज हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध था वो क्यों समाप्त हुआ, शीत युद्ध क्या कारण थे कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में हम जानेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। हम जानते थे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो ध्रुवों में बंट गया था, यानी एक ध्रुव का जो नेतृत्व कर रहा था, जो पूंजीवादी गुट था, उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जो समाजवादी गुट था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन ये जो शीत युद्ध चला इनके बीच में, ये 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के 1991 तक चलता रहा और बाद में जाकर के इसका अंत हुआ। तो दो ध्रुवीयता का अंत क्या ऐसे कारण रहे कि विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था, उसका अंत हो गया। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। इसके फलस्वरूप दुनिया के देश दो खेमों में बंट गए और दो महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनाव ने वातावरण को अत्यंत गंभीर बना दिया। एक और अमेरिका और उसके समर्थक देश थे, उन्होंने मिलकर पूंजीवादी एक और अमेरिका और उसके समर्थक देश थे जिन्होंने मिलकर पूंजीवादी गुट का निर्माण किया। तो दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट को आगे बढ़ने का अवसर मिला। अमेरिकी गुट को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई पहली दुनिया के देश कौन से हैं, तो जो अमेरिकी गुट था वो पहली दुनिया के देश कहलाते हैं, जबकि सोवियत समर्थक गुट को दूसरी दुनिया कहते हैं। यहाँ दूसरी दुनिया के बिखराव का आशय सोवियत संघ के विघटन और साम्यवादी व्यवस्था के पतन से है। इसकी शुरुआत 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराए जाने की घटना से मानी जाती है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण होने के साथ ही साम्यवाद का पतन भी शुरू हो गया और जनता की व्यापक भागीदारी से पूर्वी यूरोप के 8 देश सोवियत संघ से अलग हो गए। देखते ही देखते सोवियत व्यवस्था ध्वस्त हो गई और दूसरी दुनिया अर्थात सोवियत संघ का विघटन हो गया। विश्व राजनीति में उभरे नए देशों में लोकतांत्रिक एवं पूंजीवाद के प्रवेश के साथ ही एक बदलाव सा आ गया। इसे देखते हुए भारत को भी अपने कदम समय के अनुसार उठाने पड़े। 1961 में जो जर्मनी था उसका विभाजन हो गया था और जर्मन के बीच में दो, हम जानते हैं कि दीवार खड़ी हो गई थी जो कि बर्लिन की दीवार के नाम से मशहूर थी। और पूर्वी जर्मनी जो था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पश्चिमी नेतृत्व जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर था और उसका नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था। तो इसी दीवार का 1989 में जब सोवियत संघ जो गुट था, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी गुट था, वो ढीला पड़ता चला गया और कमज़ोर होता चला गया। तो पूर्वी जर्मनी की जनता ने 1989 में उस दीवार को गिरा दिया जो कि जो है साम्यवाद का प्रतीक थी। तो हम देखते हैं तो इसके बाद में विश्व राजनीति में कुछ नई हस्तियां और नए राज्यों का भी उदय होता है इस विघटन के बाद में। तो 1990 के दशक में विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त होगी। पहले द्विध्रुवीय थी 1991 से पहले, यानी सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी जो गुट था और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था, जैसे कि हमने देखा भी था, जिसे नाटो भी कहा गया। तथा विश्व तेजी से एक ध्रुवीय होता चला गया, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए। यूरोपीय संघ की स्थापना इसी प्रकार का प्रयास माना जा सकता है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में कुछ नई हस्तियां और नए राज्य उभरे, जैसे रूस यानी रशिया। पहले हम जानते हैं कि 1991 से पहले जो रूस का नाम, जो मेन नाम था रशिया, यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इनके विघटन होने के बाद में रूस नंबर 1, यानी शीत युद्ध की समाप्ति पर रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आया। पहले जो है सोवियत संघ के अंतर्गत जो 15 गणराज्य थे
जो रूस था उनमें से एक गणराज्य था, हालांकि ये उनमें सबसे शक्तिशाली था। तो जब ये 15 गणराज्य विभाजित अलग अलग हो गए, सोवियत संघ टूट गया, तो रूस जो था, जो सबसे बड़ा गणराज्य था, ये एक तरह से सबसे, इसने सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में स्थान प्राप्त किया। यद्यपि रूस ना तो सोवियत संघ के समान सैनिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से शक्तिशाली था, अतः रूस को अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करके अपना विकास करना था। इसके लिए रूस ने अपने सैनिक खर्चों में कमी करना शुरू किया, परंतु इसका एक परिणाम यह हुआ कि रूस में बेरोजगारी बढ़ने लगी तथा रूस को आर्थिक व्यवस्था संकट में पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में रूस में आर्थिक सुधारों को लागू करने की बात की जाने लगी। रूस में समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रही जिससे रूस को आर्थिक एवं राजनीतिक हानि उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए 1994 और 1999 में चेचेनिया विद्रोह, 2002 में चेचेनिया विद्रोहियों द्वारा मास्को की रंगशाला में लोगों को बंदी बनाना, और 2004 में चेचेनिया विद्रोहियों द्वारा ही बेसलान में लगभग 1100 स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को बंदी बनाना इत्यादि इसमें शामिल हैं। इन घटनाओं से रूस की आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी हानि पहुंची तथा विश्व स्तर पर भी रूस के नेतृत्व में कमी आई। साथ ही रूस के साथ अमेरिका के संबंध भी उतार चढ़ाव वाले रहे। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस को विश्वास था कि वह अब अपने आर्थिक विकास पर जोर देगा और विश्व राजनीति में पुनः शक्तिशाली बनकर उभरेगा। भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। कुछ हद तक तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन सभी आशाओं को आगे भी बढ़ाया। दूसरा जो गणराज्य मुख्य रूप से उभरा सामने, बल्कान राज्य। बल्कान राज्यों में अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया तथा हर्जेगोविना, यूनान, क्रोशिया, मोंटेनिग्रो, मेसेडोनिया तथा तुर्की शामिल हैं। बल्कान को प्राय बल्कान प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम में भूमध्य सागर की शाखाएं तथा पूर्वी भाग की ओर काला सागर स्थित है। 1980 के दशक में बल्कान क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिससे निपटने के लिए इस क्षेत्र के देशों में 1988 में बेलग्रेड में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, तुर्की तथा यूगोस्लाविया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सभा में सभी देशों ने विस्तृत आर्थिक सहयोग के लिए आपस में हाथ मिलाए और 1990 में यूगोस्लाविया के विखंडन ने बल्कान राज्यों की एकता को कम करने का काम किया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात नाटो ने बल्कान राज्यों में अपने प्रभाव को जमाने का प्रयास किया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बल्कान क्षेत्र में भी साम्यवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ती जा रही थी। यद्यपि यूगोस्लाविया संकट ने बल्कान क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की, परंतु फिर भी शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात बल्कान देशों ने विश्व स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई और स्वयं को विश्व की लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जोड़ा। तीसरे जो देश उभर के आए वो थे केंद्रीय एशियाई राज्य, यानी सेंट्रल एशियन स्टेट। शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति का प्रभाव केंद्रीय एशियाई राज्यों पर भी पड़ा। सोवियत संघ के विघटन से केंद्रीय एशिया में कुछ ऐसे नए राज्यों का उदय हुआ। इनमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा ताजिकिस्तान शामिल हैं। शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने इस क्षेत्र में प्राय सभी देशों से अपने संबंधों को मधुर बनाने के प्रयास किए। अमेरिका ने इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर जोर दिया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस क्षेत्र में स्थायी आर्थिक विकास, परमाणु हथियारों पर रोक और मानवाधिकारों पर बल दिया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने इस क्षेत्र के देशों को अपना सहयोग दिया। अब जो हम जानना चाहेंगे मुख्य रूप से सोवियत संघ कि सोवियत संघ में क्या व्यवस्था थी और इस व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था के होते हुए भी उसका विघटन क्यों हो गया। जो सोवियत व्यवस्था थी, यानी जो सोवियत सिस्टम था, ये कैसे सोवियत संघ का उदय हुआ, पहले ये भी जानना जरूरी है कि सोवियत संघ बना कैसे। तो बच्चों, लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादियों द्वारा रूस तथा आसपास के क्षेत्रों में 1917 में एक क्रांति हुई, जिसके बाद जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ। यानी 1917 से पहले रूस में जो सोवियत संघ था उसमें जार का शासन था, जो कि काफ़ी निरंकुश शासन था। तो साम्यवादियों के नेतृत्व में क्रांति हुई 1917 में, जो कि बोलेश्विक क्रांति के रूप में के नाम से जानी जाती है, और उसमें जार के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका गया।
इस महान क्रांति की उपज के रूप में साम्यवादी शासन प्रणाली कायम हुई, जिसमें पूंजीवाद का कोई महत्व नहीं था। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों यानी जो कुछ उद्देश्य थे जिनके लिए उसकी स्थापना की गई, यानी 1917 में जब जार के शासन का अंत हो गया तो साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। तो उसका कुछ उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था? पहला था कि निजी संपत्ति की संस्था समाप्त कर सार्वजनिक संपत्ति व्यवस्था कायम करना, यानी सोवियत संघ में जो निजी संपत्ति की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया, यानी संपत्ति पर निजी व्यक्ति का अधिकार न होकर राज्य का अधिकार होगा। नंबर 2, समाज को समानता के सिद्धांत के आधार पर रचने की कोशिश करना। तो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यवस्था की गई। पहले क्या की गई? सोवियत संघ के निर्माताओं ने एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट की सार्वभौमिक सत्ता को महत्व दिया। इसमें विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं था। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक हित का अर्थ था पार्टी की संस्था का महत्व, यानी एक ही दल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्वीकार की गई कि भाई उसका ही शासन होगा और कोई विपक्षी दल नहीं होगा। नंबर 2, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और रूस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रखा गया। निजी स्वामित्व का कोई स्थान नहीं था। उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण था। जैसा हम जानते हैं कि जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और नियंत्रण होता है तो वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होती है, और जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है वहाँ समाजवादी व्यवस्था होती है। तो बाइपोलरिटी क्या थी? 1917 की रूसी क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया था। 15 गणराज्य इसमें शामिल थे। सोवियत सेना ने फांसीवाद को यूरोप से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उन देशों में साम्यवाद को बड़ी लोकप्रियता मिली। पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया एवं अन्य देशों में कम्युनिस्टों की सरकारें बनी। इन्हें समाजवादी खेमे में के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। तो हमने जैसे बताया, पहली दुनिया के देश थे जो अमेरिकी गुट के देश थे, और दूसरी दुनिया के देश पूर्वी यूरोप के देश थे जो कि सोवियत खेमे के देश थे। इस गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक उन्नत थी। तो उस समय जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी उन्नत मानी गई और अमेरिका को छोड़कर सबसे उन्नत थी। तो जो हम देखेंगे कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी इसके अंतर्गत, तो यातायात के उत्तम साधन थे इसमें। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 2 क्या था? सोवियत प्रणाली की अगर हम विशेषता देखें, मजबूत आर्थिक आधार, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत ही उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। एक ओल पिन से लेकर के कार तक का उत्पादन होता था। परंतु सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से यानी क्वालिटी की दृष्टि से पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी। यानी जो अमेरिकन गुट के या जो पश्चिमी देशों का जो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी, क्वालिटी वाइज उनकी वस्तुएं देखा जाए तो सोवियत संघ से ज़्यादा उन्नत थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं। तीसरे नंबर पे सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। काम के अधिकार की व्यवस्था थी और काम की गारंटी भी दी गई थी। तो ये बड़ी खूबी थी, यानी कोई बेरोजगारी नहीं थी और सबको काम की गारंटी थी। सब व्यक्तियों को काम मिला हुआ था। बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेवारी राज्य की थी। सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं थी। तो अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं थी। अब समाजवादी क्या संकल्पना थी इसमें? कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म क्या था? समाजवादी समाज की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने पूंजीवाद से पृथक विचारधारा का प्रयास किया। संयुक्त राज्य, ब्रिटेन आदि की अर्थव्यवस्था की तुलना में सोवियत प्रणाली कई बातों में भिन्न थी।
इनमें भी क्यों क्या भिन्नता थी? नंबर 1, सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, यानी प्लान्ड इकोनॉमी अपनाई गई थी। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार का यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो। यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका में निजीकरण को अपनाया गया। दूसरा क्या अंतर था? सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर आधारित था, इसलिए यहाँ उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि पूंजीवादी देशों में उद्योग धंधों के विकास पर अधिक बल दिया गया। तीसरा अंतर क्या था कि सोवियत संघ में मुक्त व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि पूंजीवादी देशों में वित्तीय खुलापन तथा मुक्त व्यापार की नीति को महत्व दिया गया। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था उस समय इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी और जिसकी वजह से काफ़ी देश इस गुट में शामिल भी हुए, तो इस व्यवस्था के जनक कौन थे? इसके पीछे कौन से ऐसे नेता थे, कौन से प्रमुख व्यक्ति थे कि जो सोवियत प्रणाली इतनी मशहूर हुई? तो सोवियत व्यवस्था के जो प्रणेता थे उनमें मुख्य रूप से जो पहला नाम है, जो सबसे बड़े थे, जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे, वो थे लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का जो जन्म है 1870 में और देहांत 1924 में हुआ। यह बोलेस्विक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की जब जैसे कि हमने बताया कि जिसमें जार के शासन को उखाड़ फेंका गया, निरंकुश शासक को, तो उस सफल रूसी क्रांति के नायक भी लेनिन ही थे। और 1917 से लेके 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक और अध्यक्ष रहे। वह मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे, जिसे व्यवहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे। लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी बने। उन्होंने अपने अथक प्रयास से सोवियत संघ को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। और बच्चों, जो दूसरे इसके जो सोवियत संघ प्रणाली के निर्माता हैं वो हैं स्टालिन, जो सबसे मेन हैं। जो जोसेफ स्टालिन हैं, लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष बने। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 53 तक, अब देखो 17 में सोवियत संघ बना, जार के शासन साम्यवादी सरकार आई, तो 17 से 24 तक तो रहे लेनिन। फिर 1924 से लेकर एक लंबे कार्यकाल तक 1953 तक स्टालिन ने नेतृत्व किया, जोसेफ स्टालिन ने। उसके काल में सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण कर दिया। उसे सन 1930 के दशक से लेकर 53 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसी के नेतृत्व में सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया तथा धुरी राष्ट्रों को पराजित करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी के सामने शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1990 में सोवियत संघ के विघटन तक चलता रहा। तीसरे इसके जो सोवियत प्रणाली के प्रमुख नेता रहे वो रहे निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव जो थे वो 1953 से 64 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। वे स्टालिन की तानाशाही एवं अधिनायकवादी नेतृत्व शैली के कट्टर आलोचक थे। उसने 1956 में अपने देश में कुछ सुधार लागू किए, यानी स्टालिन के विरुद्ध ये जो उदारवादी नेता थे और तानाशाही के खिलाफ थे, जो कि स्टालिन ने शुरू की थी सत्ता में। तो 1956 में अपने देश में कुछ सुधार लागू करते हुए पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव दिया। इसके काल में सोवियत संघ हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में भी शामिल हुआ। जो क्यूबा का मिसाइल संकट, जिसका हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था, क्यूबा संकट के समय उसने अपनी व्यवहारिक भूमिका निभाई। जैसे हम जानते हैं कि क्यूबा संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व निकिता ख्रुश्चेव कर रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्यूबा संकट के समय कि अमेरिका में और सोवियत संघ में युद्ध होकर के रहेगा और दुनिया फिर दोबारा एक भारी युद्ध की आशंका के कारण बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। लेकिन जैसे तैसे वो युद्ध टल गया था। चौथे जो इसमें प्रमुख नेता थे वो थे ब्रेजनेव। लियोनिद ब्रेजनेव जो थे वो 1964 से 82 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। वह सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंध सुधारने और पारंपरिक तनाव में कमी लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। लेकिन उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन किया। उन्होंने अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का सैन्य आक्रमण कराया, जिनके बहुत ही दुखद प्रभाव अफगानों को उठाने पड़े। और फिर जो एक सबसे प्रमुख नेता रहे गोर्बाचेव, जिन्होंने कि सोवियत संघ में बहुत से सुधार लाने की कोशिश की।
और उनके कार्यकाल में ही सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। तो जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे 1985 से 91 तक। उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने दो नीतियां चलाई जो बड़ी फेमस हुई, प्रेस्ट्रोइका जिसे कि पुनर्रचना कहते हैं, और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन, कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। गोर्बाचेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। यानी हम देखते हैं कि पूरे शीत युद्ध में सोवियत संघ में और अमेरिका में हथियारों की होड़ चलती रही, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र और परमाणु हथियार इकट्ठे किए गए। तो उन्होंने हथियारों पर जो है होड़ पर रोक लगाई। उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। वह अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने की दृष्टि से उनका एक बहुत ही अच्छा कार्य था। वह जर्मनी के एकीकरण में भी सहायक बने। उन्होंने शीत युद्ध समाप्त किया। इस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसने वस्तुतः सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक घुटन से मुक्ति दिलाई। अब एक और नेता हैं, वो है येल्सिन। येल्सिन क्या थे? बोरिस येल्सिन जो थे वो रूस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए बने। इस पद पर उन्होंने 91 से 99 तक कार्य किया। यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो बोरिस येल्सिन थे ये रूस के राष्ट्रपति बने। जैसा हमने बताया कि रूस ने ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया। वे कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा उसे मॉस्को को मेयर बनाया गया था। बाद में वे गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल हो गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध उठे विरोधी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। अब हम ये भी देखेंगे कि जो सोवियत व्यवस्था इतनी अच्छी थी, सब कुछ उसमें इतनी अच्छाइयाँ थी, जो इतने उच्च स्तर पर पहुंची, तो ऐसी क्या खामियां थी कि जिसके कारण इस व्यवस्था का अंत भी हुआ। तो इसके मुख्य अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है कि जैसे हमने बताया कि सोवियत नेता वास्तविक जनतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि वहाँ सभी संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती थी और नागरिकों का अधिकार प्राप्त थे। परंतु एक दलीय शासन व्यवस्था के नाम पर वहाँ तानाशाही साम्यवाद का वर्चस्व था। यानी केवल एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका वर्चस्व था। तो सोवियत व्यवस्था की मुख्य जो कमियां क्या रही? नंबर 1, इस व्यवस्था में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था। यानी इस व्यवस्था में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं और नौकरशाही का ही नियंत्रण था। यानी शासन पर जो कम्युनिस्ट जो दल था उसका नेतृत्व था और जो सरकारी जो महकमा था, जो नौकरशाही थी, उसका अधिकार था और नागरिकों का कोई भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यानी कोई वोट से वो सरकार चुनी नहीं जाती थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी जैसा चाहती थी वही होता था। नागरिकों की किसी भी बात की कोई कहने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। नंबर 2, लोगों को शासन की गलतियों और कमियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। शासन और साम्यवादी दल की आलोचना वे नहीं कर सकते थे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव के कारण वे अपनी असहमति या असंतुष्टि चुटकुलों और कार्टूनों द्वारा अभिव्यक्त करते थे। नंबर 3, आम आदमी का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन बिताते थे। और नंबर 4, साम्यवादी दल तथा कोई शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायित्व के अभाव में शक्ति का मनमाना प्रयोग या दुरुपयोग होता था और असहमति को दमन और बल प्रयोग से दबा दिया जाता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होने के कारण लोगों में कुंठा और शासन के विरुद्ध आक्रोश अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था और शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। बेशक वह 15 गणराज्यों में से एक था। इसमें अन्य गणराज्य उसकी जनता उपेक्षित और दमित महसूस करते थे। यानी 15 गणराज्यों में रूस का वर्चस्व था, जैसा वो चाहता था वैसा ही होता था और बाकी जो गणराज्य थे अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करते थे। यानी हमने देखा कि सोवियत प्रणाली जिसकी इतनी अच्छी विशेषताएं थी, जैसा बताया गया, नंबर 1 हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर भी कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, ऐसी व्यवस्था थी। जबकि और इस नियोजित अर्थव्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। हमने देखा कि भाई शिक्षा बच्चों और इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं, रोजगार की गारंटी, ये सब था। कोई बेरोजगार नहीं था। उन्नत संचार प्रणाली थी और संपत्ति पर राज्य का अधिकार था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था।
तो इस सब के होने के बावजूद भी इस व्यवस्था में अनेक हमने देखा कमियां भी थी जो इसके विघटन का कारण बनी। तो अब हम बच्चों देखेंगे ये दो ध्रुवीयता थी, यानी जिसमें सोवियत संघ एक खेमे का नेतृत्व तो सोवियत संघ और एक का अमेरिका कर रहा था, इसका अंत कैसे हुआ। तो दो ध्रुवीयता का जो अंत हुआ, कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ, उसमें जो सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है बर्लिन दीवार का पतन, जो कि इसका प्रतीक भी है कि भी दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में दो जर्मनी के बीच के मध्य बर्लिन दीवार, जो कि 1961 में बनी, खड़ी की गई थी, यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 28 वर्षों के बाद 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। जैसा आप चित्र में देख भी रहे हो कि उसमें बर्लिन की दीवार दिखाई गई है, जो कि साम्यवाद का प्रतीक है। इस नाटकीय घटना की परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 1961 में ये दीवार भी खड़ी गई, जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो ये जर्मनी, जब ये दीवार टूट गई तो जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया और जर्मनी फिर दोबारा पूर्वी पश्चिमी ना रह करके जर्मनी ही हो गया। उल्लेखनीय है कि पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी सत्ता कायम थी, जिस पर सोवियत संघ का भारी दबाव था। तो इस तरह से दूसरी दुनिया का विघटन हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। यानी सोवियत संघ के खेमे में पूर्वी यूरोप के 8 देश शामिल थे, वहाँ पे जनता का इतना विरोध प्रदर्शन हुआ साम्यवादी सत्ता के खिलाफ कि उसे देख करके जो साम्यवादी शासन था उसे ही बदल डाला गया। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव में के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। आज वो जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो इसके खेमे के, वहाँ तो सत्ता परिवर्तन हुआ ही, सोवियत संघ का भी विघटन हो गया और साम्यवादी विचारधारा के प्रति लोगों का मोहभंग हो गया। इसके साथ ही दुनिया को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गया। अब उदार पूंजीवाद का दौर प्रारंभ हो गया, जो अमेरिकी वर्चस्व का सूचक माना जाता है। तो जो सोवियत प्रणाली थी उसकी वो विफल हो गई। हम लोग सोवियत प्रणाली की त्रुटियों की चर्चा कर चुके हैं। हम देख चुके कि जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना तेजी से पनपी। तो क्या कारण थे जिसके कारण ऐसा हुआ, जैसे कि अभी हमने थोड़ा संक्षेप में पहले देखा भी है। स्वतंत्रता पर अंकुश, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट, एक दलीय शासन, यानी सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। तो यह दल जनता के प्रति भी जवाबदेही नहीं था, जो हमने विघटन के कारण हम समझेंगे। और जैसे कि हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना, यानी जो सोवियत संघ के नागरिक थे, शुरू में तो उन्हें लगा कि भाई उनकी जो सभी आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है, वो एक अच्छा जीवन स्तर जी रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, सबको रोजगार मिला हुआ है। तो लेकिन अब उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं की पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। एक ही दल का शासन था और जनता की इच्छाओं को दबा दिया जाता था। नंबर 2, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का अंकुश। जैसा हमने बताया भी था कि जो सोवियत प्रणाली पर जो है नौकरशाही जो है, यानी जो सिविल सर्वेंट्स है, उसका पूरा कब्जा था। जनता की जो बातों को, जो जनता चाहती थी, जनता के अधिकारों को पूरी तरह से दबा दिया जाता था। जो नौकरशाही जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। नंबर 3, जो विघटन का कारण बना वो बना कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। यानी सोवियत संघ में एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं था। यह भी एक कारण बना। नंबर 4, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। सोवियत संघ ने
हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ ने जो अपने मैक्सिमम संसाधन थे अमेरिका से टक्कर लेने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था से टक्कर लेने के लिए अपने सारे संसाधन परमाणु हथियारों के बनाने पर झोंक दिए। तो परमाणु हथियारों पर अपने सारे संसाधनों को लगा देने के कारण सोवियत संघ जन कल्याण के कार्यों पर अपने संसाधनों को नहीं लगा पाया, जन कल्याण के कार्य ज़्यादा नहीं कर पाया और उसका बहुत बड़ा बजट जो है परमाणु हथियारों पर ही लग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के पतन होने का। नंबर 5, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। पांचवा कारण ये है। तो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना कि जब जनता ने देखा, शुरू में तो जनता को लगा कि भाई हमें यहाँ सोवियत व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा फायदा है, हमें सब तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं, अनेक तरह का हमें जो है गारंटी है जीवन स्तर की। लेकिन बाद में जब सोवियत संघ के गुट के देशों ने, उसके गुट के लोगों ने जब देखा, पश्चिमी देशों से अपनी तुलना की, तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को पिछड़ा हुआ पाया और उन्हें अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। उन्हें लगा कि पश्चिम के देश हमारे मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई सोवियत प्रणाली जो समाजवादी प्रणाली है वो ज़्यादा सही नहीं है, उसमें हम ज़्यादा विकास नहीं कर सकते। नंबर 6, रूस की प्रमुखता। ये भी एक मुख्य कारण था कि जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना कि जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। जैसे हम जानते थे कि 15 गणराज्यों का संघ था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, यानी 15 गणराज्यों में रूस का ही दबदबा था। इसके अलावा नंबर 7वां कारण जो बना वो था गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। हम जानते हैं कि जो 1985 में गोर्बाचोव जब रूस के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नीतियों के द्वारा पुनर्रचना और खुलापन, उन्होंने अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। वो उन्होंने देखा कि भी जनता जो है, जनता में हताशा है, जनता सुधार चाहती है, खुलापन चाहती है, तो उन्होंने अनेक सुधार किए। लेकिन जो जनता है, जनता के सब्र का बांध टूट गया। जनता चाहती थी कि सुधारों की गति धीमी है, सुधार और तेजी से होने चाहिए। तो ये भी एक कारण था कि उनके सुधारों का विरोध होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ जो सत्तावादी जो पक्ष था वो ये देख रहा था, उसे लगता था कि गोर्बाचोव जो सुधार कर रहे हैं इससे उनकी सत्ता जाती रहेगी। नंबर 8, अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। जैसा हमने बताया कि जो सोवियत संघ ने अपना जो काफ़ी पैसा था, अपना सारा बजट था, शस्त्रीकरण पे लगा दिया, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर लगा दिया, तो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का विकास पूर्ण नहीं हो पाया। जो है देश में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई और अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई। तो ये भी एक सोवियत संघ के विघटन का कारण बना कि लोगों का अपनी व्यवस्था पर से, इस व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया। नंबर 9, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। तो जैसे हमने देखा था कि जब सोवियत संघ बना तो 15 गणराज्यों का एक संघ था और 15 गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ को बनाया था। अब उन गणराज्यों ने देखा कि भाई हम, रूस का दबदबा है, हम अपने आप को बिल्कुल दबावा महसूस कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो उनमें भी राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार जन्म लेने लगा और उनमें ये इच्छा बलवती हो गई कि हम अपने आप को सोवियत संघ से अलग करके स्वतंत्र देश घोषित हों। नंबर 10, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। ये हमने आपको कई बार बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और विपक्षी दल था ही नहीं और कम्युनिस्ट पार्टी का ही सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण था और उसके जनता को कोई भी बात अपनी कहने की आज़ादी नहीं थी, तो ये भी एक कारण था। और नंबर 11, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। यानी पार्टी जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, जनता की इच्छाओं का उसने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, वो जैसा चाहती थी वैसा लोगों पर थोप दिया जाता था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण बने, जो कि एक तरह से दो ध्रुवीयता के अंत का भी कारण बना। और विश्व पटल पर हम देखते हैं कि 1991 में इस तरह से आठों जो यूरोप के, पूर्वी यूरोप के 8 देश थे पहले, वो अलग हुए, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ और बाद में सोवियत संघ का ही विघटन हो गया और 15 गणराज्यों ने अपने आप को अलग कर लिया और सोवियत संघ टूट गया। तो जो व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी उसमें ही उसकी ही कमियों ने सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा और हम अच्छी तरह से
और समझेंगे। और आप भी एनसीईआरटी की बुक को भी कंसल्ट करो, उसे भी ध्यान से पढ़ो और देखो। और हमने देखा और कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और जिससे दो ध्रुवीयता की समाप्ति हुई। धन्यवाद।